वेलकम टू मिस्टर डाउट सर। आज आपसे म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेना शुरू करेंगे। तो शुरुआत में एक क्वेश्चन आता है, म्यूजिक क्या है? म्यूजिक मीन्स डू यू वांट टू नो अबाउट संगीत? जी हाँ। संगीत संगीत मतलब है आपका संगीत के सबसे पहले तो मैं संस्कृत परिभाषा बताता हूँ आपको, है ना, जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है ना। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, ये है संस्कृत परिभाषा। संस्कृत निष्ठ चीजें हैं ये, क्योंकि हमारे संगीत की बात होती है तो शास्त्र से आई हुई चीज है ना। ये कोई बनाई हुई चीज नहीं है, किसी ने कुछ ये क्रिएट नहीं किया है, हम आप लोगों ने नहीं किया है, ये शास्त्रीय चीज है ना। संगीत के बारे में डिटेल्स में जाओगे तो आप सामवेद में इसका ये मिलता है, उदाहरण मिलता है, ठीक है। तो संगीत गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। अब गीतम से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? गीतम मीन्स ज्ञान, गाना। वाद्यम मीन्स इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वाद्य। फिर नृत्यम मीन्स डांस, डांसिंग, नृत्य। नृत्य के बारे में यदि आप डिटेल्स में जाओगे तो फिर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आया है ये नृत्य। पहले के समय में क्या होता था? पहले दानव और देव, ये सब चीज का मतलब सबको कोई ना कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत होती थी, सबको अपना मनोरंजन के लिए कुछ चीज चाहिए होता था। तो इसके लिए नाट्य शास्त्र में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। भरत मुनि ने इसके बारे में पूरा उद्धृत किया है, ठीक है। तो गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। इन तीनों का जो गीतम मतलब गाना, वाद्यम मीन्स इंस्ट्रूमेंट, वाद्य, और नृत्यम मीन्स डांस, इन तीनों को मिला करके संगीत बनता है। इसी के थ्रू नाट्य का भी आता है, नाट्य भी इसी में आता है। इसी के थ्रू हम नाट्य को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अब गाने को पहला स्थान दिया गया है। गाने को पहला स्थान क्यों दिया गया है? वाद्य को द्वितीय स्थान क्यों दिया गया है? नृत्य को तृतीय स्थान में क्यों रखा गया है? बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का जो पोजीशन है ना, इंस्ट्रूमेंट को सेंटर पे रखा गया है। सेंटर पे मतलब इसकी जरूरत गाने को भी पड़ती है और नृत्य को भी इसकी जरूरत पड़ती है। यदि हम सिर्फ नृत्य करें तो बिना गाने और इंस्ट्रूमेंट के सपोर्ट के नृत्य नहीं हो सकता। लोग बोलेंगे पागल है, ऐसे बैठ के आप हाथ की मुद्राएं दिखाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएंगे, तो इससे तो नृत्य नहीं होता। जब तक उस चीज को प्रस्तुत करने के लिए उसको माध्यम बनाया गया है, गाने को भी और इंस्ट्रूमेंट को भी, ठीक है। गाने को पहला स्थान इसलिए दिया गया है कि गाने के लिए आपको स्पेशली कुछ कैरी नहीं करना पड़ता, वो आपके शरीर में ही इनबिल्ट है, ओके। इसे संस्कृत में बोला गया शारीरिक वीणा, मतलब एक वीणा जो कि आपके शरीर में ही विद्यमान है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड शारीरिक वीणा, ठीक है। अब मुझे बताइए, शारीरिक वीणा मतलब क्या हो रहा है कि जो भी चीज हमारे शरीर में है, अब वोकल कॉर्ड के थ्रू आपकी आवाज प्रोड्यूस हो रही है ना। मुंह के थ्रू आप ये चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहीं पर भी बैठ करके गा सकते हो। आप अपने घर में आराम से चेयर पे, सोफे में बैठ के गा सकते हो, आप अपने बेडरूम में गाना गा सकते हो, आप नहाते समय गाना गा सकते हो, आप किसी भी जगह पे गा सकते हो। तो इसीलिए गाने को पहला स्थान दिया गया कि उसके लिए आपको स्पेशली कुछ कैरी नहीं करना पड़ता, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? जी। अच्छा, एक सेकेंड चीज है इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट की जरूरत वोकल को भी पड़ती है। बहुत देर तक आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट का गाना का कितना रसास्वादन कर सकते हो,
नहीं कर सकते। जब तक आपको स्वरों का थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उसके साथ एडिशनल चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब तक गाने का मज़ा भी नहीं आएगा। आपको ताल भी चाहिए, आपको स्वर भी चाहिए। स्वर तो आपका गले से निकल रहा है, परंतु उसको सपोर्टिव जो ये होता है, जो अलग अलग डिफरेंट कॉर्ड्स लगते हैं, स्वरों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो सारे फ्रेंडली नोट्स होते हैं, वो सब आपको कॉर्ड्स के थ्रू मिलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट से ही मिलेगा, ना कि आपको सिर्फ अकेले वोकल से ही ये सारी चीज़ मिलेगी। तो इसलिए उसके सपोर्ट के साथ आप वोकल कर सकते हो, गाना कर सकते हो। तो गाने के लिए इसीलिए गाने को म्यूजिक की इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। इंस्ट्रूमेंट को सेकंड पोजीशन इसलिए दिया गया है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में शब्द नहीं होते, इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ स्वर होता है। ओके, अब स्वर के लिए आपको वोकल का सपोर्ट मिल रहा है, बट इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को कैरी करना पड़ता है, इसीलिए सेकंड पोजीशन है। नहीं तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत किसी को भी नहीं है। वोकल को इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, डांस को इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट को इन दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ शब्द की वजह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट अपने आप में कंप्लीट है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट को सेंटर पे रखा गया है। तीनों विधाओं के तीनों अलग अलग कलाएं हैं, एक गायन कला, एक वादन कला, एक नृत्य कला, ठीक है। तो तीनों कलाओं को जोड़ने का माध्यम जो है वो है इंस्ट्रूमेंट, वादन की जरूरत इसलिए पड़ती है। अब डांस अब इंस्ट्रूमेंट में आपको हैंड्स के मूवमेंट्स की जरूरत है, स्ट्रिंग्स को ट्यून करना पड़ता है, कान बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के लिए, तारों को ट्यून करने के लिए कान की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। वोकल में तो आपको गाना आपके अंदर है, यदि आप अच्छा गा सकते हो तो आप खुद समझ सकते हो, आपके अंदर से ही बोलेगा कि हाँ मैं अच्छा गा रहा हूँ, है ना। दूसरा कोई भी बोलेगा तो आपके इसको ही सपोर्ट करेगा। यदि आपका खुद का मन नहीं करेगा, कि आपका खुद का मन ही बता देगा आपको कि आप अच्छा गाने वाले हो। इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको मैकेनिकली और इसमें आपको प्ले करना पड़ता है, क्योंकि हैंड्स की मूवमेंट से कई इंस्ट्रूमेंट में पैर का भी यूज करते हैं, रिदम के लिए पैर का बेसिकली यूज होता है ना। और दोनों हैंड्स का कॉम्बिनेशन, एक इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रिंग्स होते हैं। कई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्ट्रोक से बजाते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट को हम बोइंग से बजाते हैं, बोइंग करके बजाते हैं, ठीक है। कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फ्रेट्स के थ्रू उसको अलग अलग नोट्स को ही करते हैं, डिफाइन करते हैं। कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फ्रेटलेस होते हैं, जिनको ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, जिनको अंध साधन बोला जाता है कुछ इंस्ट्रूमेंट को। तो अब जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हमें पैर का भी जरूरत पड़ता है, जो रिदम इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, प्लस कुछ की इसमें आपका पियानो में भी हम पैर को यूज करते हैं पियानो प्लेइंग के लिए, है ना। और अब हम आते हैं डांस में, ठीक है। अब डांस को किसकी जरूरत पड़ती है? डांस को वोकल की भी जरूरत पड़ती है, डांस को इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकेला डांस कंप्लीट नहीं हो सकता। डांस के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, डांस के लिए प्रॉपरली इसकी आपका ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत होती है। कई डांस होते हैं जैसे क्लासिकल डांस है तो सब ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत होती है ना, मेकअप की ज़रूरत होती है, फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन चाहिए, हैंड्स मूवमेंट चाहिए, फुट स्टेपिंग चाहिए, प्लस शरीर में एक लोच होना चाहिए, है ना, लचक की जरूरत होती है। वो सब की जरूरत इंस्ट्रूमेंट और इसमें जरूरत नहीं है। उसमें जो नेचुरली जो हमें बजाने के लिए होता है वो नेचुरल चीज होता है, पर तो डांस के लिए सारी चीज हमें एडिशनल यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? तो इसलिए हम डांस को थर्ड पोजीशन दिया गया है, क्योंकि उसको जरूरत किसकी पड़ती है? वोकल इंस्ट्रूमेंट की भी पड़ती है और वोकल की भी पड़ती है, इसलिए डांस को थर्ड पोजीशन दिया गया है। इसलिए इसका परिभाषा है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तीन डिफरेंट कलाएं हैं, तीन डिफरेंट विधाएं हैं, इनको मिला करके ही संगीत बनता है,
ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि संगीत का कहाँ से आया, क्या मतलब संगीत का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जी। है ना। अब इसके लिए जैसे भरत के नाट्य शास्त्र की भी मैंने उल्लेख की, ठीक है। भरत का नाट्य शास्त्र में भी बताया कि कहाँ दानव और देवता कहाँ कैसे एक साथ मिल करके ये सारी चीज का आनंद रसास्वादन करते थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट का उस समय कोई साधन नहीं होता था। अभी तो हम बहुत सारे साधनों की यूज कर सकते हैं, पर तो उस समय नहीं था। तो आज के डेट में संगीत इन तीनों को लेकर के तब हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो बेसिकली आज आपने हमें संगीत की परिभाषा से अवगत कराया और बताया कि संगीत किस तरह से तीन पार्ट्स में या तीन अलग अलग कलाएं का संयुक्त एक प्रस्तुतिकरण, हाँ, तो इससे संगीत बनता है। तो अब जो नेचुरली क्वेश्चन इसके बाद, जो प्रश्न इसके बाद आता है वो है कि स्वर क्या है? स्वर जी, स्वर है जब आप अपने मनोभूति को एक्सप्रेस करते हो, तो दैट इज स्वर। ठीक है, स्वर मतलब जो अपने अंदर से जो निकली हुई चीज होती है वो स्वर। सा रंजते इति स्वरा, जो आपके स्वयं के लिए रंजन करे, स्वयं को आप उसमें उन्मुक्त हो जाओ, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, वो स्वर है। ठीक है, तो जैसे संगीत में गायन के लिए और वादन के लिए मेन स्वर की जरूरत पड़ती है, गायन और वादन के लिए मेन स्वर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी ये संगीत जो होता है इन स्वरों के थ्रू ही होता है। जिसका जो बेसिक जो शास्त्रीय यदि हम रूप ले स्वरों का, तो षड्ज मतलब सा, रे ऋषभ, ग गांधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नि निषाद, ये 7 स्वरों का एक जो समूह होता है ये स्वर है। ठीक है, इन्हीं स्वरों को लेकर के पूरे संगीत का, पूरे विश्व में कोई भी संगीत होता है उसको हम इसी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब वेस्टर्न इसमें सी डी ई एफ जी ए बी एंड सी, ठीक है, ये सारे गा मा पा धा नी सा, षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद षड्ज। ठीक है, ये 3 अलग, ये सॉरी 8 स्वर, 8 स्वरों को, क्योंकि सा का रिपीटेशन होता है तो इसलिए इसे 8 काउंट करते हैं, परंतु बेसिकली ये सप्तक कहलाता है। 7 स्वर, शुद्ध स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है। 7 शुद्ध स्वर जिसमें सारे गा मा पा धा नी होता है। अब आप जैसे गाओगे, अब पूरा शास्त्रीय स्वरूप में तो नहीं गा सकते, षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद षड्ज, ऐसा तो नहीं गाओगे। उसीलिए उसको बहुत आसान करने के लिए सारे गा मा पा धा नी सा कर दिया गया, उसी को सारे गा मा पा धा नी सा, ये है। तो ये टोटल 8 स्वर होता है, परंतु हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सा से लेकर के नी तक का एक सप्तक होता है। आप यदि काउंट करके देखो, सारे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर होते हैं। फिर अगला 7 स्वर शुरू होता है सारे गा मा पा धा नी, फिर अगला 7 स्वर होता है सारे गा मा पा धा नी। अब बेसिक इसमें जाओगे तो कोई भी कॉम्पोजिशन होता है जिसमें अलग अलग कोई नीचे के स्वर होते हैं, जैसे बिल्कुल गंभीर स्वर होते हैं, फिर कुछ मध्यम के स्वर होते हैं, मिडिल, जिसको आप बहुत आसानी से गा बजा सकते हो, फिर एक ऊपर का स्वर होता है जिसमें आवाज पतली होती चली जाती। ठीक है, सा नी ध प म, ये नीचे आ रहा है ना, सारे गा मा पा धा नी सारे गा, ये जो है मिडिल वाले को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, परंतु ऊपर वाले में जाके आपको गले में स्ट्रेस पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट में भी वो पतला होता चला जाता है स्वर, और लोअर में ये मोटा होता जाता है। तो इसलिए इसके 3 जगह है, डिफरेंट जगह है, एक मंद्र सप्तक, एक मध्य सप्तक, एक तार सप्तक। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सप्तक का समझा रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग सप्तक से आप कोई भी कॉम्पोजिशन है,
एक ही सप्तक में आप घूम नहीं सकते हो, है ना। अब जैसे आपको दूर दिखाना, तो दूर ये दिखा रहे हो तो दूर की चीज दिख रही है, मतलब आवाज धीरे से मोटी से पतली होती चली जा रही है। अब दूर को आप ये दिखाओगे दूर, तो ये तो दूर नहीं और पास आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसके थ्रू आप संगीत को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। कोई भी कॉम्पोजिशन है ये तीनों सप्तक को लेकर के चलते हैं। वोकल में इतना गुंजाइश नहीं होता, बट इंस्ट्रूमेंट में गुंजाइश होता है कि आप लोअर में कितना नीचे आ सकते हो और हायर में ऊपर जा सकते हो। तो आप लोअर में जैसे मंद्र सप्तक मतलब लोअर स्वर, मध्य सप्तक मतलब बीच के स्वर, तार सप्तक मतलब ऊपर के स्वर, ठीक है, जिससे आप 3 डिफरेंट सप्तक दिखा सकते हो। अब साइन नोट्स के, ये जो नोट्स आप लिख रहे हो, कोई भी चीज का आपने स्वर लिपि किया है, कोई भी जैसे अपने एक सिंपल सा ये ले लो, अपने नेशनल एंथम ले लो सपोज, है ना, जन गण मन अधिनायक जय हे, सारे गा 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 रे गा मा, ये मिडिल ऑक्टेव में चल रहा है ना। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये नीचे के तरफ आप आ रहे हो, मतलब आप मंद्र सप्तक की ओर आ रहे हो। सारे गा 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 रे गा मा, गा 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 रे रे सा नी रे सा, है ना। मतलब आप सा के बाद जो नीचे के नी तक आ रहे हो, तो वो लोअर ऑक्टेव हो गया, मतलब मंद्र सप्तक हो गया। समझ में आया मंद्र सप्तक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ये आसानी से गा सक रहे हो आप, क्योंकि ये मिडिल ऑक्टेव में है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सा प प प प प प प प प म ध प म म म ग ग ग रे म ग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, ग ग ग ग ग ग रे रे प प प म ग म म म ग ग ग रे म ग, ठीक है। सा फिर तब शुभ नामे जागे, सारे गा गा, ये मिडिल ऑक्टेव में चल रहा है, सारे गा 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 रे गा मा।